दोस्तों वेलकम बैक टू योर चैनल द मौर्य एफटी क्लासेस। हम इस वीडियो में जीएसटी ई इनवॉइसिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट्स आपके लिए कवर किया हूं। तो नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ जीएसटी ई इनवॉइसिंग एंड नंबर 2 इज़ जीएसटी ई इनवॉइसिंग की लिमिट क्या होती है। नंबर 3 इज़ जीएसटी ई इनवॉइसिंग किसे बनाना जरूरी होता है। नंबर 4 इज़ जीएसटी में ई इनवॉइसिंग किसे बनाना जरूरी नहीं है। एंड नंबर 5 इज़ जीएसटी में ई इनवॉइसिंग को यदि ऑनलाइन तैयार करना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम यदि कोई ई इनवॉइस के बारे में सुनेगा तो वो यही सोचेगा कि मैं तो अपनी इनवॉइस टैली में, एक्सेल शीट में, बिजी सॉफ्टवेयर में या कोई अदर ईआरपी सिस्टम में मैं तैयार करता हूं। अब ये ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो आप इनवॉइस तैयार करते हैं इन सारे ऐप्स में, एप्लीकेशंस में, सॉफ्टवेयर में, उन इनवॉइसेस को गवर्नमेंट के पोर्टल पे ऑथेंटिकेट कराना, ऑथोराइज कराना आपकी जिम्मेदारी है। उसी को ई इनवॉइसिंग कहा जाता है। इसमें एक कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसको कि फॉलो करना पड़ता है। तो ई इनवॉइसिंग बेसिकली गवर्नमेंट ने इंडिया में ही नहीं परंतु पूरे विश्व में ये ई इनवॉइसिंग को मैंडेट कर दिया गया है। एक लिमिट के बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है, विच मीन्स कि आपको अपने इनवॉइसेस को ऑथोराइज कराना और ऑथेंटिकेट कराना अनिवार्य है। अब ये ई इनवॉइसिंग क्यों मैंडेट किया गया है, तो देखिए पहले क्या होता था ना कि टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा होता था, यानी कि कर की चोरी होती है, जीएसटी की चोरी होती थी। जीएसटी की चोरी देखिए 2 तरीके से होती थी। पहला ये कि फेक इनवॉइसेस इशू करके इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम किया जाता था, जिससे कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा लॉस होता था। और दूसरा था टैक्स की लीकेज, विच मीन्स कि सप्लायर जो कि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है उसको हर एक लेवल पर जीएसटी को कलेक्ट करना पड़ता था और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करनी पड़ती थी, लेकिन ये सप्लायर उस टैक्स को अपनी प्रॉफिट मार्जिन मान करके जमा नहीं करते थे। होता क्या था कि पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो सीक्वेंस थी, जो उसका सीमलेस फ्लो था, बहुत ही ईजी हुआ करता था, क्योंकि पहले आप सप्लायर इनवॉइस नहीं भी अपलोड करता था तो भी आप आईटीसी क्लेम कर लेते थे। तो इस सिचुएशन में क्या था कि जो रेसिपिएंट है वो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को इस आईटीसी से क्लेम करा लेता था, एडजस्ट करा लेता था, लेकिन एक्चुअल में वो पैसा डिपॉजिट नहीं होता था टैक्स का, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को टैक्स की लीकेज होती थी। तो इसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने ई इनवॉइसिंग कॉन्सेप्ट को निकाला। तो पहले हम ये देखते हैं दोस्तों कि ई इनवॉइसिंग क्या होती है। तो ई इनवॉइसिंग का बेसिकली देखिए डेफिनेशन का ये होता है कि डिजिटल डॉक्यूमेंट्स वैलिडेटेड थ्रू आईआरपी यानी कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। जो डॉक्यूमेंट्स या जो इनवॉइस आप टैली में या बिजी सॉफ्टवेयर में, ईआरपी में, एक्सेल शीट में तैयार करते हैं उसको आईआरपी पे जाकर के वैलिडेट कराना होता है। और जब वैलिडेशन हो जाती है तो वो इनवॉइस आपकी ऑथेंटिकेट हो जाती है, उस पर एक स्पेसिफिक नंबर आपको मिल जाता है। वो नंबर जब मिलता है तो आपका जो इनवॉइस है वो ई इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो है सप्लायर और बायर के बीच में जो है ऑटोमेटिक वो एक्सचेंज हो जाता है। उसमें आपको कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। ई इनवॉइस के लिए बहुत सारी मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में कि गवर्नमेंट के पोर्टल पे जा करके हमें ई इनवॉइस जनरेट करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो है इनवॉइस जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट पोर्टल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इनवॉइस अपने खुद के सॉफ्टवेयर में ही आप जो है जनरेट करेंगे, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड दिया गया है। एक इनवॉइस की एक क्या बोलते हैं कि एक पैरामीटर्स दी हुई है जिसको कि आपको फॉलो करना है ई इनवॉइस तैयार करने के लिए, क्योंकि आपको वो पैरामीटर्स यदि फॉलो नहीं करेंगे तो ई इनवॉइस आपका जनरेट होगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब ई इनवॉइस देखिए वॉलंटरी नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी कराते हैं या फिर आप जो है ई वे बिल, आपको एक जगह से दूसरी जगह माल ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ई इनवॉइसिंग वॉलंटरी नहीं है। आपको अपनी स्वेच्छा से जनरेट नहीं करना, बल्कि एक लिमिट जब क्रॉस करेगी तभी आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है। तो यहाँ पे बट ओनली नोटिफाइड पर्सन, अब ये नोटिफाइड पर्सन कौन है हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। ये लोग ही केवल इनेबल्ड हैं, किस लिए, टू रिपोर्ट इनवॉइसेस ऑन आईआरपी, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे बस यही लोग इनवॉइसेस को रिपोर्ट कर सकते हैं और ई इनवॉइसिंग को जनरेट कर सकते हैं। अभी करेंट सिस्टम ऑफ इनवॉइसिंग यदि हम देखें तो यहाँ पे देखिए एक सप्लायर है जो कि यहाँ पे एक सप्लाई कर रहे हैं इनको, ये रेसिपिएंट है। अब ये सप्लायर जब इनको सप्लाई करेगा तो वो एक इनवॉइस प्रिपेयर करेगा अपने टैली में
या बिजी सॉफ्टवेयर में या ईआरपी सिस्टम में इनवाइस जब तैयार करेगा तो उसकी रिपोर्टिंग उसको करनी होगी। रिपोर्टिंग वो GSTR 1 में करेगा, और यदि इसको गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह तो उसको ई-वे बिल भी तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, जब वो GSTR 1 में डाटा जब वो फीड करेगा अपने सप्लाई का, तो वो डाटा उठ करके GSTR 2A में आएगा, और फिर यहाँ से GSTR 2A में ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। जब यहाँ से ये ऑटो पॉपुलेट होगा तो वो GSTR 3B में ITC के तौर पे इनको दिखने लगेगा, यानी ये जो रेसिपिएंट है वो GSTR 3B में ITC को क्लेम करेगा। ठीक है, तो ये साइकिल जो है अभी करंट सिस्टम में चल रही है। लेकिन जब ई इनवाइसिंग का कॉन्सेप्ट जब इंट्रोड्यूस होता है तो ये जो सप्लायर है ये यहीं पे आकर के रुक जाता है। ठीक है, यहीं पे आकर के ये स्टॉप हो जाता है। इसके बाद का जो काम होता है वो इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल करता है। ठीक है, इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल ही इनवाइस को ऑथेंटिकेट करने के बाद वो बाकी ई-वे बिल, GSTR 1, GSTR 2A, GSTR 2B, ये सारी चीज़ें जो है ई इनवाइस पोर्टल से ही ऑटोमेटिक हो जाती हैं। यहाँ पे सप्लायर को आगे उसको कोई भी डाटा फीड नहीं करना है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो करेंट सिस्टम ऑफ इनवाइसिंग ये खत्म हो गया, नहीं। ये बस क्या है कि बाकी जो टैक्स पेयर हैं वो तो इसको फॉलो करेंगे, लेकिन जिसके ऊपर ई इनवाइस एप्लीकेबल है उसको यहाँ पे आकर के स्टॉप हो जाना है। ठीक है, स्टॉप वो हो जाएगा, उसके आगे उसको करने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है कि ई इनवाइस जनरेट करने के लिए टर्नओवर की क्या लिमिट है। तो टर्नओवर की लिमिट है कि यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ के ऊपर यदि क्रॉस करता है तो आपको ई इनवाइस जनरेट करना मैंडेटरी होगा। ये जो 5 करोड़ की लिमिट है ये 1 जनवरी 2023 से एप्लीकेबल की गई है, लेकिन आप इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे यदि जाएंगे तो वहाँ आपको 10 करोड़ की लिमिट दिखेगी, लेकिन बहुत जल्द ही ये 5 करोड़ की लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो इसलिए इस टर्नओवर की लिमिट में यदि आपका टर्नओवर यदि क्रॉस करता है तो आपको ई इनवाइस मैंडेटरी हो जाएगा जनरेट करना। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि हु जनरेट ई इनवाइस, यानी कि किसे ई इनवाइस बनाना जरूरी है, किसे जनरेट करना जरूरी है। तो सर्टेन नोटिफाइड GST रजिस्टर्ड बिजनेसेस, विच मीन्स कि कुछ ऐसी बिजनेसेस हैं जो GST में रजिस्टर्ड हैं लेकिन उनको नोटिफाइड होना पड़ेगा। नोटिफाइड किस लिए होना पड़ेगा? ई इनवाइस को जनरेट करने के लिए। अब उनको नोटिफाई करने के लिए 2 पैरामीटर यहाँ पे दिए गए हैं। तो 2 पैरामीटर में पहला है कि इस बिजनेसेस का जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ के ऊपर हो, और दूसरा ये बिजनेसेस क्या करती हो, B2B सप्लाई कर रही हो, यानी कि टैक्सेबल पर्सन से टैक्सेबल पर्सन को सप्लाई की जा रही है। B2C वाली सप्लाई इसमें नहीं आएगी। B2G की सप्लाई हो रही है, यानी कि बिजनेस से गवर्नमेंट को हो रही है, या फिर एक्सपोर्ट सेल्स हो रहा हो, या फिर सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन 9(3) में की जा रही है। यदि सेक्शन 9(3) में यदि रिवर्स चार्ज के तहत सप्लाई हो रही है तो उस केस में जो है सप्लायर ही ई इनवाइस को जनरेट करेगा, रेसिपिएंट ई इनवाइस जनरेट नहीं करेगा। ई इनवाइस की एप्लीकेबिलिटी, यानी कि ये जो एक्टिविटी हो रही है, अब जैसे मैंने बात किया कि ये 2 पैरामीटर हैं, एक GST रजिस्टर्ड बिजनेस को नोटिफाइड बनाने के लिए। तो यदि इसमें से कोई भी यदि पैरामीटर्स यदि ये फुलफिल हो रहा है तो वो पर्सन नोटिफाइड है और उस पर्सन को ई इनवाइस जनरेट करना मैंडेटरी हो जाता है। अब ई इनवाइस की एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। तो ये टैक्स इनवाइसेस पे एप्लीकेबल है, यानी कि B2B सप्लाई यदि हो रही है या B2G हो रही है, एक्सपोर्ट सेल्स हो रहा है, RCM में सप्लाई हो रही है तो टैक्स इनवाइसेस इशू होगा, उस पर ई इनवाइस एप्लीकेबल होगा। डेबिट नोट पे होगा, क्रेडिट नोट पे होगा, या फिर इनवाइस कम बिल ऑफ सप्लाई पे होगा। यानी कि आप टैक्सेबल सप्लाई के साथ साथ यदि एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी करते हैं तो उस केस में भी ई इनवाइस एप्लीकेबल होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड, जो हमारा 4th क्वेश्चन है कि ई इनवाइस किसे बनाना जरूरी नहीं है। तो ऐसा पर्सन जो GST में रजिस्टर्ड तो है लेकिन वो क्या कर रहा है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है, या इंपोर्ट कर रहा है, जॉब वर्क में इन्वॉल्व है, या डिलीवरी चालान इशू कर रहा है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज या इंश्योरेंस में इन्वॉल्व है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस है, या मूवीज इन मल्टीप्लेक्सेस, यानी मल्टीप्लेक्सेस में यदि कोई भी पर्सन जो है एडमिशन देता है या फिर मूवी को वहाँ पे टेलीकास्ट करता है, तो ऐसा पर्सन भी GST में ई इनवाइस को जनरेट नहीं करेगा। या फिर कोई GTA हो यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो, उसके ऊपर ई इनवाइस एप्लीकेबल नहीं है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। SEZ या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई यूनिट्स है तो उसके ऊपर भी ई इनवाइस एप्लीकेबल नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि
जीएसटी में यदि आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है तो उसके लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो नंबर 1 स्टेप्स है कि जनरेट इनवॉइस थ्रू टैली, बीजी, ईआरपी, एक्सेल एटसेट्रा इन जीएसटी INV 1। अभी जीएसटी INV क्या है? जीएसटी INV का मतलब होता है दोस्तों कि आपको एक स्टैंडर्ड या एक पैरामीटर्स फॉलो करना है जब आप टैली, बीजी या ईआरपी में इनवॉइस को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, उस पैरामीटर को फॉलो करके ही आपको अपना इनवॉइस जनरेट करना है। जब ये इनवॉइस आपकी जनरेट हो जाती है इन सॉफ्टवेयर्स में, तो आपको उसको JSON फाइल में सेव करना है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप वेब पोर्टल पे डाटा को इंटरचेंज करते हैं तो JSON फाइल में ही वो होना चाहिए। इसके बाद जब आप इसको JSON फाइल में सेव करते हैं तो आपको आना है इनवॉइस रेफरेंस पोर्टल या इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। वहां पे आने के बाद आपको JSON वाली फाइल को अपलोड कर देनी है। अपलोड जब आप करते हैं तो जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, जो उसका मैकेनिज्म है, वो क्या करता है, आपके JSON फाइल को डिजिटली साइन करता है और QR भी जनरेट करता है, QR कोड जनरेट करता है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है आपके इनवॉइस से रिलेटेड। इसके बाद आपके इनवॉइस पे एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है। ठीक है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर जब जनरेट होता है तो वो सेलर को क्या करता है कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल सेलर को वो इनवॉइस वहां पे वापस कर देता है, यानी रिटर्न कर देता है। तो एक तो हो गया कि वो हार्ड कॉपी वहां पर एक रिटर्न करेगा सेलर को, यानी सेलर उसको डाउनलोड कर सकता है। दूसरा, वो जो इनवॉइस है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है GSTR 1 के रूप में, यानी कि GSTR 1 में वो सारा डाटा जो है यहीं से उठ करके ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। तो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल का देखिए काम क्या है। एक तो हो गया कि आपको इनवॉइस रेफरेंस नंबर आपके इनवॉइस पे डाल करके आपको लौटा दिया, और दूसरा ये काम करता है कि ये ई इनवॉइस को क्या करता है, आपके GST सिस्टम में और ई-वे बिल सिस्टम में क्या करता है, ये ऑटोमेटिक शेयर कर देता है। ठीक है, आपकी ई इनवॉइस GST सिस्टम में GSTR 1 के रूप में GSTR 2A में जाकर के सारा डाटा इसमें सेव हो जाती है, और ई-वे बिल सिस्टम में इस तरीके से डाटा इसमें जाता है कि आपका जो पार्ट A है ई-वे बिल का, वो यहीं से अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो ई इनवॉइस से आपके दो काम हो जाते हैं। पहला होता है कि GSTR 1 GSTR 2A अपडेट हो जाता है, और दूसरा है कि आपका ई-वे बिल जनरेट हो जाता है, यानी पार्ट A आपका ई-वे बिल का अपडेट हो जाता है। तो जो ई इनवॉइस है, इसका मेन देखिए यही एडवांटेज है कि आपका जो काम है वो रियल टाइम बेसिस पे सारा डाटा आपको दिख जा रहा है, रेसिपिएंट को उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जा रहा है, परचेज और सेल जो है रिकंसाइल हो रहे हैं। बहुत सारे एडवांटेज हैं ई इनवॉइसिंग के। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ई इनवॉइसिंग को अब टर्नओवर रिड्यूस करके वो सब जगह मैंडेटरी कर रही है, ताकि फ्रॉड के चांसेस कम से कम हो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मैं अपनी ये बातें आपको समझा पाया। वीडियो कैसी लगी जरूर से आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस